रिएक्शन मैकेनिज्म। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन लेक्चर नंबर हमारे पास ये है। दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर रिएक्शन एनजीटी वाला मानक बन गया। आज की जो क्लास है, क्लास के अंदर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने रिकैप करवा दूं कि कंप्लीटली नया टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे अपने इस रिएक्शन को, मैं केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखूं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये आसान टॉपिक है। आसान टॉपिक इसलिए है कि जब मैं आपके सामने कोई आरएक्स लिख के देता था और इसके ऊपर मैं किसी वाई माइनस का अटैक करवाता था, जो कि वाई माइनस कोई न्यूक्लियोफाइल, और वो कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जाकर अटैक करके उसको बाहर निकालता, और जैसे ही बाहर निकालता था आपको फील हो जाना चाहिए कि आप एक sp3 कार्बन, ये आपको दिख रहा होगा, ये sp3 टेट्राहेड्रल कार्बन, आप एक sp3 कार्बन से आप एक नए sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जो नया sp3 कार्बन बनने वाला है ये टेट्राहेड्रल है, ये इनएंशियल बना सकता है, ठीक है, क्या बता दूं, ठीक है, इनएंशियल बना सकता था, मतलब कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पर कायरलिटी जनरेट हो रखी है, और मॉलिक्यूल कायरल है तो ये बहुत कुछ बन सकता है ना, इनएंशियल बन सकता है, डायस्टेबल बन सकता है। लेकिन मैं सेम यही आरएक्स टाइप का मॉलिक्यूल आपके सामने लेकर आता हूं और इसकी रिएक्शन में किसी बेस के साथ करवा दूं। आपको पता है बेस क्या है? लीविंग ग्रुप के बगल अल्फा कार्बन, बगल का प्रोटॉन लेगा, और जब प्रोटॉन लेगा तो वो किसी न किसी एल्कीन का फॉर्मेशन करवाएगा, और जैसे एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ तो कार्बन आपके पास यहाँ पर sp3 ऑब्जर्व हो रहा था, तो कार्बन आपके पास यहाँ पर sp3 था, वो कार्बन अब यहाँ पर क्या बन चुका है? sp2 यानी प्लेनर बन चुका है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे वो इनएंशियल वो डायस्टेबल जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूल जो मिलने वाला है प्लेनर मॉलिक्यूल मिलने वाला है। सो अब हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सर यहाँ से यहाँ कब जाएंगे और यहाँ से यहाँ कब जाएंगे। तो ये बात हम लोगों ने शुरू की क्लास में पढ़ी है, जो भी क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा ना, टॉपिक का नाम क्या था बेटा? न्यूक्लियोफिलिक वर्सेस बेसिसिटी। कौन कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन कौन बेस, हम लोग को पता है कि जितने भी 5p वाले हैं या 4p वाले हैं या 3p वाले हैं, सब के सब न्यूक्लियोफाइल। 2p और 1s वालों में दिक्कत थी, दे विल बी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दे विल बी एक्ट एज बेस। तो आपके पास यहाँ पर 2p या 1s वाला आ रहा होगा, ये बेस की तरह काम कर सकते हैं, यहाँ पर 2p या 1s वाला आ रहा होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा बेस। सो टॉपिक हमारा ऊपर वाला रिलेटेड, ऊपर वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन पर फोकस करता है? हम लोगों ने SN1 पढ़ा है, हम लोगों ने SN2 पढ़ा है, हम लोगों ने SNI पढ़ा है, हम लोगों ने SNNGP पढ़ा है। हम लोगों ने चार टॉपिक पढ़े और इन चार टॉपिक की हेल्प से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर रिएक्शन के बहुत बड़े क्वेश्चन को खत्म किया। अब जो हमारे पास क्लासेस हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें सेम ऐसे E1 E2 EI और E1C ये चार प्रकार के रिएक्शंस के ऊपर चर्चा करवानी है। सबसे पहले मैं उन रिएक्शंस की बात करना चाहूंगा जो रिएक्शंस हमारी प्रायोरिटी है, दैट इज E1 एंड E2 मैकेनिज्म। क्या है? सेम जैसे SN1 SN2 पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेम उसी प्रकार के मैकेनिज्म है। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं, मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं बिकॉज़ आधी बातें मैं पहले से ही पता है। आपके पास कोई RX हो, RX में से X माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोनेट बनेगा। जैसे कार्बोनेट बन गया, बाहर से बेस आएगा, और बेस आएगा तो वो बगल का प्रोटॉन लेगा, और बेस बगल का प्रोटॉन लेगा, यहाँ पर एक एल्कीन का फॉर्मेशन आएगा। सेम अगर नीचे रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो नीचे वाले में आपके पास एक RX होगा और एक RX होगा, यहाँ पे क्या होगा? इसी स्टेप में बेस आएगा, बेस क्या करेगा? बेस प्रोटॉन लेगा, और प्रोटॉन लेगा तो ऊपर वाले केस में तो कार्बन बनना था, नीचे वाले केस में कोई कार्बन नहीं बनेगा, नीचे वाले केस में किसमें होता? एंटी बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गए, लिविंग ग्रुप बनकर बाहर, और आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा। क्या मैं आप लोगों की परमिशन हो तो लिख दूं ये E1 मैकेनिज्म, और आप लोगों की परमिशन हो तो इसको क्या नाम देता हूं बेटा? E2 मैकेनिज्म लिख। अगर ये दोनों बातें आपको क्लियर तो मुझे लगता है इसके डिफरेंस बताने में आपको दिक्कत होगा। यहाँ पर ये दो स्टेप रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, सब बातें हमें पुरानी है, SN1 SN2 मैकेनिज्म जैसी पुरानी बातें। स्टेप 2 यहाँ पे स्टेप 1, क्या मैं ये बात बोल दूं कि जो स्टेप 1 है यहाँ पर यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहा होगा, क्योंकि बेस का कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा, यहाँ से आ जाना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहा होगा। अच्छा इस वाले स्टेप को मैं बोल दूं यहाँ पर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहा होगा। तो सर क्या मैं ये समझ सकता हूं कि जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे कि भैया 3 डिग्री आ गया तो SN1 था, 1 डिग्री था तो SN2, क्या हम यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि सर 3 डिग्री आ गया तो E1 है और अगर 1 डिग्री आ गया तो E2 मैकेनिज्म। इन दोनों को ध्यान समझने के लिए आइए जरा दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं। पहला मैकेनिज्म का नाम है E1, दूसरा मैकेनिज्म का नाम क्या है बेटा? E2। फिर मुझे फटाफट से बताना, मैं कुछ बातें तुम्हारे नहीं लिखूंगा, कितने स्टेप की रिएक्शन है, कितने ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, सब तुम्हें आता है, इसमें मैं घुसूंगा ही नहीं। जिस चीज में मुझे घुसना है उसको ध्यान से देखिए, मुझे घुसना किस चीज में। क्या मुझे बताना E1 मैकेनिज्म में क्या मैं बोल सकता हूं? जो स्टेप 1 है वो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होगा? उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की अगर मैं बात करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं वहां पे तो CX का जो बॉन्ड है, CX का बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब जितना लिविंग ग्रुप बढ़िया होगा, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। इसका मतलब है आयोडीन माइनस बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, Br माइनस उससे घटिया, Cl माइनस उससे घटिया, F माइनस सबसे घटिया। अच्छा और क्या हो रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? क्या मैं बोलूं C+ का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर C+ का फॉर्मेशन हो रहा है क्या मैं बोल दूं कि 3 डिग्री वाले का रेट सबसे बढ़िया होगा, 2 डिग्री उससे पुअर, 1 डिग्री उससे पुअर और 0 डिग्री सबसे क्लियर। आप लोग जरा मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना इसके स्टेप 1 में क्या क्या हो रहा है, इसके स्टेप 1 में क्या क्या हो रहा है। हालांकि स्टेप 1 इसका भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आपके सामने रिएक्शन दिखा देता हूं, आप लोग मुझे बताओ कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। स्टेप 1 क्या होगा? फटाफट से कमेंट करो, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा टूट रहा है? क्या बोलूं? कार्बन X का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूट रहा है स्टेप 1 के अंदर।
का बॉन्ड टूटना, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना और कार्बन का बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर रेट रिटर्निंग की बात करूं तो इसके रेट रिटर्निंग स्टेप में कुछ बातें तो पुराने वाली है। यहाँ पे CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सर, यहाँ पर भी आपके पास जो आपका CX का बॉन्ड है वो बॉन्ड कतई ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, अगर CX का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मतलब टाइटल लीविंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, इसका क्लियर मतलब हुआ टाइटल लीविंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, इसका क्लियर मतलब हुआ आयोडीन माइनस 1 नंबर, Br माइनस उससे घटिया, Cl माइनस उससे घटिया और F माइनस Y याद। अच्छा, इस वाले केस में क्या, इस वाले केस में सर एक और चीज भी हो रही है। इस वाले केस में कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या, जितना एल्कीन स्टेबल होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट। कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड बन रहा है ना एल्कीन, और एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं, रेजोनेंस से या हाइपर कॉन्जुगेशन से, किससे चेक करते हैं, जितना कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड स्टेबल होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी दोस्तों, फर्स्ट। तो कार्बन कार्बन के पाई का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब मोर स्टेबल कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट। अच्छा, रेट रिटर्निंग स्टेप में एक और अच्छी चीज हो रही है, क्या है, यहाँ के रेट रिटर्निंग स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन, कौन सा कार्बन लीविंग ग्रुप के साथ जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ जुड़ा कार्बन बीटा, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, क्या मैं बोल सकता हूँ, जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है वो ब्रेक हो रहा है। और अगर बीटा कार्बन का हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर वहां पर हाइड्रोजन का रेट फास्ट हो, ट्रिटियम का रेट स्लो, और ट्रिटियम का रेट बहुत स्लो, क्योंकि याद करो ना हमें अल्टीमेटली वाला बॉन्ड तोड़ना है। और आपको हाइपर कॉन्जुगेशन वाले सर या मैडम जिन्होंने पढ़ाया होगा वो बता दिया होगा कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा लंबा, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन होता है हाइड्रोजन वाले, जल्दी टूट जाएगा ना। कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड छोटा, लेट टूटेगा, कार्बन ट्रिटियम का बॉन्ड और छोटा, टूटने में और टाइम लगेगा, जितना यहाँ पर टूटने में टाइम लगेगा उतना रिएक्शन करने में टाइम लगेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं बीटा कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो देखो आपके सामने वो एक सवाल लिख के दे सकता हूं। सवाल क्या है कि रेट कांस्टेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इन द वेरी सेम वे, वो बातों से यहाँ लिख के दे रेट कांस्टेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और रेट कांस्टेंट ऑफ कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। क्या मैं बोल सकता हूँ इसका, चाहे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ो चाहे कार्बन ड्यूटेरियम का तोड़ो चाहे अपना मुंह तोड़ो, इस वाले रिएक्शन में तो रेट रिटर्निंग का हिस्सा है ही भाई। रेट रिटर्निंग तो सर इस वाले स्टेप में सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई सा भी बॉन्ड हो रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा मतलब इवन मैकेनिज्म में उसका रेट लगभग 1 के बराबर हो। लेकिन मैं बात करूंगा A2 मैकेनिज्म में सिंपल सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी उसका रेट ज्यादा होगा, नीचे वाले का रेट कम, मतलब डेफिनेटली वाली वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी। क्या आपके तीनों पॉइंट्स को क्लियर करके फटाफट से कर दो, ऑल दीस 3 पॉइंट्स आर क्लियर, ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है बेटा। क्लियर, चलिए आइए अब रेट का पता करते हैं। रेट का कैसे पता करते हैं, मेरे पास यहाँ पर 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स लिखा, ये पहला RX, ये दूसरा RX, ये तीसरा RX और ये चौथा RX। एक इवन मैकेनिज्म से लेके चलते हैं और एक A2 मैकेनिज्म से लेके चलते हैं। इवन मैकेनिज्म में क्या लीविंग ग्रुप निकलेगा कार्बोकेटाइन, लीविंग ग्रुप निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, लीविंग ग्रुप निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, लीविंग ग्रुप निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा। 1 2 3 4 कार्बोकेटाइन, आपके सबसे इनमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा, क्यों पूछना सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे इवन मैकेनिज्म की बात करनी है तो इवन मैकेनिज्म कंप्लीटली डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। 3 डिग्री में इवन फास्ट होगा, 2 डिग्री में इवन स्लो होगा, 1 डिग्री में इवन स्लो होगा और 0 डिग्री में इवन वाहियात होगा। क्या मेरी बात मान ली, इवन मैकेनिज्म क्लियर हो गया। फिर हम लोग फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं इवन के रेट का ऑर्डर तो ये आ गया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री। आपके हिसाब से A2 के रेट का ऑर्डर क्या है, A2 में देखो रिएक्शंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, A2 के रेट का ऑर्डर क्या होगा आपके हिसाब से, क्या बेटा। अगर मैं ध्यान से देखो इस चीज को, अगर इस बात को ध्यान से देखो तो A2 मैकेनिज्म का तो कोई कार्बन नहीं बनता, लेकिन A2 मैकेनिज्म में रेट डिपेंड किस चीज पे करता है, कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के ऊपर। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर अगर कोई पाई बॉन्ड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस केस में अगर कोई पाई बॉन्ड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस केस में अगर कोई पाई बॉन्ड बनेगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और यार इस केस में तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, पाई बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। आपको लग रहा है ये वजह है कि ज्यादा स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, ये उससे कम ये उससे कम वो तो है ही नहीं। मतलब अगर मैं SN1 सॉरी इवन मैकेनिज्म की बात करता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से क्लियर दिख रहा है, SN1 में भी ऐसा ही था, इवन में भी ऐसा है। लेकिन अगर मैं E2 मैकेनिज्म की बात करूं तो वहां पर SN2 से रेट अलग आता है, E2 मैकेनिज्म के अंदर भी
सेम टू सेम यहाँ भी ऑब्जर्व हो रहा होगा कि जितना बल्कि कार्बन होगा उसका हाइपर कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा। आपके मन में पहला तो ये सवाल है सर, ये चीज तो कुछ अलग सी हो गई। हमें समझ में आ रहा है कि वो एंटी बॉन्डिंग में अटैक करवाना था तो भीड़ ज्यादा हो रही थी तो दिक्कत। अब वाले मामले में ऐसा कैसे हो रहा है सर? अब तो फिर अभी भी तो एंटी बॉन्डिंग में अटैक करवाना है। तो ध्यान से देखो, जब हम SN1 या SN2 की बात करते थे तो न्यूक्लियोफाइल को इंटरेक्ट किससे करवाना था? कार्बन से इंटरेक्ट करवाना था। उसे चिपकना है या जो भी करना था वो कार्बन के साथ करना। अच्छा, इस वक्त समझ में आ रहा है ना कि कार्बन की स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा थी। अगर SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहा था तो SN2 में बेस नहीं था न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को कार्बन में जाना था। तो फील कर पा रहे हो? अगर इस कार्बन में जाना है तो उस कार्बन के ऊपर भीड़ कम होनी चाहिए थी। लेकिन जो अब एग्जांपल लेकर आ रहे हो उसमें न्यूक्लियोफाइल थोड़ी है, उसमें तो बेस है और बेस को कार्बन पे नहीं जाना है। अगर ये कार्बन पे भी नहीं जाना है उसे बस चुपके से बगल का प्रोटॉन निकाल। इसका मतलब क्या हुआ? ये सर लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप के नीचे कार्बन, इस कार्बन पे बहुत भीड़ है, आसपास बहुत भीड़। न्यूक्लियोफाइल को अगर SN2 करवाना है तो आना पड़ेगा कार्बन पे, भीड़ है तो दिक्कत होगी। लेकिन जब E2 करवाना है तो उसे कार्बन पे थोड़ी ना है, कार्बन का बगल का कार्बन, अरे बोलो, और उस बगल के कार्बन का भी एक निकुल सा प्रोटॉन, और प्रोटॉन को लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। बाहर से बेस आएगा, बगल में से प्रोटॉन लेगा, एलिमिनेशन करा के रिएक्शन तैयार। यही कारण है यहाँ पर हम ये पहचान कर ही नहीं सकते किसको देखकर, इन दोनों को देखकर कि कौन E1 जाएगा कौन E2। अगर कोई यही सवाल मेरे सामने ऐसे पूछ देता, जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई मेरे सामने ऐसा सवाल करके पूछ देता कि बताओ सर, आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है और आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है, कौन SN1 जाएगा कौन SN2 जाएगा, तो आप क्लियरली बता दोगे, देखते ही बता दोगे सर ये जो मॉलिक्यूल है ये SN1 ही जा सकता है, ये SN2 इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो मॉलिक्यूल है ये SN2 ही जा सकता है, SN1 इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जब हम SN1 SN2 पढ़ते हैं तो सारा का सारा रेट मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कहां कार्बोनेट बन सकता है कहां कार्बोनेट नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं यही कहानी E1 और E2 के रिस्पेक्ट में पूछूं तो यहाँ पर E1 भी जा सकता है और यहाँ पे E2 भी जा सकता है, क्योंकि E1 में कार्बोनेट स्टेबल और E2 में एल्कीन स्टेबल है। इस वाले केस में ना E1 जा सकता है ना E2 जा सकता है। इसका मतलब जब भी हम SN1 SN2 की बात करते हैं ना तो इन्हीं की शक्लें देखो और इन्हीं की शक्लों से पता चल जाएगा कि SN1 और SN2 हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ पे रेयरेस्ट केस होता था कि हमें कंडीशन को चेक करना पड़ता था कि कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या, लो एनर्जी का न्यूक्लियोफाइल है कि हाई एनर्जी का न्यूक्लियोफाइल है, वो बहुत कम केसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो हमें सामने सबस्ट्रेट देखकर आइडिया लग जाता था कि भैया ये SN1 जाने वाला सबस्ट्रेट है या SN2 जाने वाला सबस्ट्रेट है। लेकिन इस केस में एलिमिनेशन केस में आप इनको देखकर आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लोग चाहे तो E1 भी जा सकते हैं, ये लोग चाहे तो E2 भी जा सकते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस का कोई रूल नहीं, क्योंकि अटैक कार्बन पे करना नहीं, लीविंग जिस कार्बन पे अटैक वहां हो ही अटैक उस कार्बन के बगल के कार्बन के बगल के प्रोटॉन पे हो रहा है। इसका एंट्रेंस से कोई मतलब नहीं है, इधर एंट्रेंस ज्यादा हो कम हो, बेस बाहर से आकर चुपके से प्रोटॉन पट से खींचा लेकिन निकल गया। सर इस केसेस के अंदर हमें पता कैसे चलेगा SN1 सॉरी E1 और E2 को ना, इस केसेस के अंदर पता करना है E1 और E2 कब जाएगा तो कंप्लीटली डिपेंड करेगा हमारे रूल के ऊपर। रूल याद आ रहा है? दूध एंड बिल्ली कांट स्टे टुगेदर, ये रूल तो याद आना चाहिए अब तक। देखा उस दिन मैंने इस रूल को इसलिए ऐसे पढ़ाया था कि कभी जिंदगी में भूलना पड़ा। कांट स्टे टुगेदर, दूध एंड बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है? कार्बोकैटायन और बेस ये लोग कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कार्बन अनायन एंड एसिड ये लोग कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। समझ में आई कहानी? कहानी सिर्फ यही है, इस केस में कार्बोकैटायन बनेगा या नहीं बनेगा वो आने वाला बेस डिसाइड कर रहा होगा। जरा ध्यान से चेक करना इस चीज को। मान लीजिए बाहर से आने वाला जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसा बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है। जरा सोचो, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे घुसते ही प्रोटॉन चाहिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसे घुसते ही क्या चाहिए बेटा? प्रोटॉन चाहिए। क्या बोल रहा है? घुसते ही प्रोटॉन चाहिए। जैसे सॉल्यूशन में डाला तो तुरंत प्रोटॉन चाहिए, वो वेट नहीं करेगा कि नहीं नहीं इट्स योर चॉइस इट्स योर लाइफ, पहले आप देख लो आपके कार्बोनेट बनाना है क्या, देख लो ना प्लीज ना, ऐसे नहीं करेगा। बेस है और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है उसे घुसते ही प्रोटॉन चाहिए, और घुसते ही प्रोटॉन लेने का मतलब क्या हुआ? E2। और अगर बेस वीक हुआ, बेस वीक हुआ तो जैसे सॉल्यूशन में डालोगे तो थोड़ी देर वेट करेगा, तो भैया देख लो तुम अपना देख लो कुछ कर सकते हो तो नहीं, कार्बोनेट बनता तो बना लो, वीक हूं मैं तो वैसे ही मैं कहूंगा थोड़ी देर घूमते फिर जाऊंगा। कार्बोनेट बना रहे हो, स्टेबल बना रहे हो, ओके E1 मैकेनिज्म सवाल ही खत्म हो। इसका मतलब इस वाले केस में तो E1 जाएगा या E2 जाएगा वो डिपेंड किस पे करेगा? कंप्लीटली बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर, कि बेस किस प्रकार का आ रखा है। बेस अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आ रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सिंपल सी बात है, C+ बनने का टाइम नहीं देगा, C+ बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा, सॉरी मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर C+ बनने का मौका नहीं मिलेगा तो सीधा प्रोटॉन निकालेगा E2 मैकेनिज्म। और अगर बेस वीक रहा तो बेचारा प्रोटॉन लड़ा लेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो देख लो कुछ कर सकते हो, बन रहा है तुम्हारा कार्बोनेट बना लो उसके बाद में देखो। इसका मतलब अगर बेस वीक रहा सो इट विल अलाउ टू फॉर्म C+, ये कार्बन बनने के लिए अलाउ करेगा। पर देखना भी है ना कार्बन बन भी पा रहा है, स्टेबल बन भी पा रहा है नहीं बन पा रहा है, क्या आपको पता ना 3 डिग्री कार्बन होगा तो वही स्टेबल, 2 डिग्री 1 डिग्री तो कुछ हटाओगे है ना। इफ स्टेबल कार्बन बन गया, अगर स्टेबल कार्बन बन गया तो E1, और अगर स्टेबल कार्बन नहीं बना तो E2। फटाफट से कमेंट करो क्या बात समझ में आ गई? ये बात समझ आ गई? यहाँ वाले केस में E1 और E2 में चीज उस पर डिपेंड ही नहीं करती, चीज कंप्लीटली डिपेंड करती है आने वाले बेस की। यस सर, तो हमें एक ही चीज डिफरेंशिएट करनी है। हमें आप लोगों के मन में एक ही सवाल है, जैसे फटाफट से बता दो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है। तो देख भैया फटाफट से चार्ट में देख किस किस को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस मानेंगे, किस किस को हम लोग वीक बेस मानेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस की, चलिए 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज बेस ही हो, उसके अंदर आप लोग को कौन कौन सी बातें आएंगी? आप लोगों के सामने वो अल्कोहलिक KOH बोलते हैं, आप लोगों के सामने वर्ड लिखते हैं DBN या DBU, इस प्रकार के वर्ड बोलते हैं। मेनली ये जो दोनों बेसिस हैं ये गुआनिडीन टाइप के बेस होते हैं। आप लोगों को
सबने पढ़ाया हो जीओसी के अंदर किस प्रकार के जो बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। अल्कोहलिक केमिस्ट्री डीबीएन डीबीयू या कोई भी ओआर माइनस दे दे, या कोई भी ओआर माइनस के साथ हीट दे दे, या उसके अलावा एलडीए दे दे, या उसके अलावा NH2 माइनस दे दे, इतने इस प्रकार के आइटम आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं और बिहेव एज स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है कौन से मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, क्लियर कट E2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। अच्छा वीक बेस कौन से, वीक बेस कौन से, तो ध्यान से देखना, हमें कार्बोकैटायन बनाना है और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, कार्बोकैटायन बेसिक मीडियम अच्छा खासा बेस हो तो उसमें तो बनता ही नहीं, जो यहाँ पर बेस है ना एक्चुअली, अगर आप उसको मन की आंखों से देखोगे तो एक्चुअली बेस है ही नहीं, वो एसिड है। एग्जांपल दिखाओ, HSO4 माइनस, एग्जांपल दिखाओ, HSO4 माइनस के साथ हीट, एग्जांपल दिखाओ, H2PO4 माइनस, एग्जांपल और देखो, H2PO4 माइनस के साथ हीट, दे ऑल आर एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन चला जाए, उसके बाद जो बचता है HSO4 माइनस, ये एक एसिड है भाई, तो बस अमीर की तरह बिहेव कर रहा है तो वो अंदर से एसिड बिहेवियर जो है कंडीशन जो किसी एसिड कंडीशन। उसके अलावा पानी के साथ हीट, क्या लगना पानी है OH माइनस नहीं, न्यूट्रल कंडीशन, या उसके अलावा दारू के साथ हीट, क्या लगना अल्कोहल है, इसमें और इसमें फर्क है, देखो ये RO माइनस है वो ROH, कहीं पर RO माइनस आ गया दैट इज स्ट्रांग बेस, बट ROH के साथ हीट दे दो दैट इज अ वीक बेस। और आपके मेरे बीच में बात हो चुकी, आपके मेरे बीच में एक बात हो चुकी, क्या बात हुई आपके मेरे बीच में, बहुत पहले आपके मेरे बीच में बात हुई थी, अगर आप लोग क्लास को साथ-साथ देखते आ रहे हैं क्या, कि जो भी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं दे आर एंट्रोपिकली ड्रिवन रिएक्शंस, ये बात याद आ गई, मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर घुसा के पढ़ाया था, दे आर एंट्रोपिकली ड्रिवन रिएक्शंस, एंट्रोपिकली ड्रिवन रिएक्शन। और अगर ये लोग एंट्रोपिकली ड्रिवन रिएक्शंस हैं, अगर एंट्रोपी इन रिएक्शंस को ड्राइव कर रही है, एक्वस केवल न्यूक्लियर फाइल एनर्जी, एल्कोहलिक केवल बेस, ठीक है, एक्वस केवल होता है वो कार्बन पे अटैक करता है, यहां अटैक करता है, एल्कोहलिक केवल बदलता प्रोटॉन का, ठीक है। और याद रखो ना जितनी एंट्रोपिकली ड्रिवन रिएक्शन होती है, अगर मैं उसमें हीट का निशान मेंशन करूंगा तो रिएक्शन मोर स्पॉन्टेनियस की तरफ जाता है। ये बात आपके मेरे बीच में डिस्कस करी जा चुकी है, मैंने पूरा डेल्टा की बराबर डेल्टा H माइनस डेल्टा के फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैंने आपके सामने ये रखा, एंड आई होप आपको यहां तक मामला क्लियर हो चुका। अगर आपको यहां तक मामला क्लियर हो गया तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना, अब मैं कुछ रिएक्शंस लिखने वाला हूं, फटाफट बता देना वहां पे E1 होगा कि E2 होगा कि क्या रहने वाला, राइट। नेक्स्ट स्टार्ट, आपके पास पहला सा OH H2SO4 हीट, OH, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ETO माइनस ETOH, ETO माइनस ETOH, इसके रिएक्शन कराओ DBN के साथ, फटाफट कौन सा E1 मैकेनिज्म है कौन सा E2 मैकेनिज्म, कौन सी रिएक्शन बेटा, तो बेटा H2SO4 हीट क्या बोलती है E1 मैकेनिज्म, ये कौन सा है E2, E2 DBN, E2 NH2 माइनस, लेवल क्लियर है। सेकंड वाला E1 कैसे लग रहा है बेटा, OR माइनस, OR माइनस दे रखा है, OR माइनस मेंशन कर रखा है, दे आर E2 स्ट्रांग बेस,
क्लियर है? मतलब की बात करें सबसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, शायद आपको दिख रहा है प्रोडक्ट बनेगा। एच सपोर्ट पहले तो प्रोटोन करेगा, लिविंग ग्रुप बनकर बाहर, टीडी कार्बन और में क्या लेवल है? एच सपोर्ट माइनस एक वीक बेस, प्रोटोन निकाल के रखी, ये स्ट्रांग बेस है। इनके प्रोडक्ट बनाना चाहूंगा, इनके प्रोडक्ट ये बनेंगे। डीबीएन स्ट्रांग बेस है, लिविंग ग्रुप तो अल्फा कार्बन रिपीट है, प्रोटोन यहां से निकाल के रियल की और NH2 माइनस ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन रिपीट है, प्रोटोन यहां से निकाल कर एल्काइन का फॉर्मेशन। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर हल्का से इसमें स्टीरियो घुसा दूं तो आपको उसमें कुछ खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले कहोगे सर थोड़ी देर पहले आपने तो कहा था स्टीरियो में से बच गया, स्टीरियो से बच गए क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज तो है, एल्कीन तो बन रही है ना यहाँ पे, और अगर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो एल्कीन तो दो प्रकार की है, सिस भी है तो ट्रांस भी है, ई भी है तो जेड भी है। तो कहीं ना कहीं हमें स्टीरियो केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। उसी चीज के लिए मैं आपके सामने दोनों मैकेनिज्म बताया तो E1 E2 के सवाल कुछ खास बचा नहीं है। अब सारे मैक्स सवाल यहाँ पे अपलोड करूंगा, तुम खुद ही सॉल्व कर दो। पहचान आपको आई चुकी है, E1 E2 मैकेनिज्म की पहचान सबस्ट्रेट से होती नहीं, आने वाले बेस से होती है। बेस स्ट्रांग दे रखा है तो वो E2 मैकेनिज्म, बेस वीक दे रखा है तो E1 मैकेनिज्म। ये लेट्स स्टार्ट व्हाट E1 मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व, स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन E1। E1 मैकेनिज्म में क्या स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, जरा उसके बारे में चर्चा। ठीक है, तो E1 मैकेनिज्म आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखना चाहता हूं। एग्जांपल जरा ध्यान देखिएगा, एग्जांपल बड़ा प्यारा मॉलिक्यूल दे रहा हूं आपके सामने, PH CH3, यहां पर है CH3 PH और यहां पर है आयोडीन। रिएक्शन करवा रहा हूं H2O हीट, रिएक्शन इज H2O हीट। पहले तो फटाफट से देख के बैठा हूं कि कौन सी मैकेनिज्म है, E1 या E2, और ये भी देख के बैठा हूं कि SN1 है या SN2। तो 3 डिग्री है, वैसे बन जा सकती थी। वाटर एक न्यूट्रल की तरह काम करता है, फटाफट से निकाल के रखा है हीट। ये क्या बता रही है E1 मैकेनिज्म। जरा ध्यान से देखना इस सवाल, एकदम ध्यान से देखना, समझने की बात है। आपको लग रहा है E1 मैकेनिज्म यहां से कंफर्म हो गया, लिविंग ग्रुप बनकर बाहर निकलेगा तो यहां पर बनेगा कार्बन। ओके, सो कार्बन मैंने आपके सामने बना दिया, दिस इज योर PH, कार्बन, मिथाइल, मिथाइल PH, और यहां पे बन गया कार्बन। एक बात बता दो फटाफट से, और मैं चाहता हूं सारे बच्चे बताएं बात, जब एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो आपके हिसाब से कौन कौन से दो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं? जब भी एल्कीन बनानी होती है तब कौन कौन से दो ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं बेटा? Which orbitals involved during the formation of alkene? E1 mechanism. बिल्कुल होगी हर्षित, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। बस यहाँ पे रीअरेंज करके कहीं तरह से कार्बन है, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, बाकी तो जो कंप्लीट कार्बन है छोड़ना क्यों? रीअरेंजमेंट जो भी हो सकता है उसका करना। तो मुझे आप में से कई बच्चों ने उत्तर दिया पर मैं किसी की भी उत्तर से सैटिस्फाइड नहीं हूं। तो ध्यान से देखना, आप लोग एल्कीन बना रहे थे, देखो ये बनी है एल्कीन बनाते समय ये जो नया बॉन्ड बन रहा है इसके लिए कौन से दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें? इसके लिए कौन से दो ऑर्बिटल ओवरलैप करें? आपको कार्बन उठाया तो यहाँ का पी ऑर्बिटल और कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। आपको नहीं समझ आया कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कार्बन के पी ऑर्बिटल और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। तो जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो ओवरलैपिंग हो रही है उसकी हो रही है बेटा,
ओवरलैपिंग जो हो रही है वो मैं बोल सकता हूँ बीटा कार्बन का हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉनों की पी ऑर्बिटल से, या मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों का पी ऑर्बिटल में, यही डोनेशन हो रहा है। इसी की वजह से अभी बच्चे ने डी भी लिखा, बताओ जरा, तो कार्बन में डी ऑर्बिटल कहां से आता है मेरा बोलिए, क्लियर है? अगर ये एल्कीन बन रही है तो जरा समझिए ना, पी ऑर्बिटल नीचे भी है तो पी ऑर्बिटल ऊपर भी, तो अगर सेम इसी प्रकार से डोनेशन करवा दूं, सेम इसी प्रकार से डोनेशन करवा दिया जाए इसी प्रकार से, आपको लगा पीएच के सामने सीएच3 को मैं बीच में एल्कीन बनाओगे, एल्कीन कैसे होती है ना पाई बॉन्ड ऐसे, और दो लोग यहां लगे होते, दो लोग यहां लगे होते, जरा स्टीरियो केमिस्ट्री देखा, आपको लगा पीएच के सामने सीएच3 हो, पीएच के सामने सीएच3 हो, सीएच3 के नीचे वाले कार्बन पे पीएच होगा और पीएच के सामने सीएच3 होगा, मतलब मेरे को एक ये वाली एल्कीन देखने को मिलेगी, और क्या आपको लगा दिस एल्कीन इज ट्रांस एल्कीन, पर जरूरत होता है सिर्फ ट्रांस में, क्योंकि सर आप लोग अगर ध्यान से देखो तो बीच में कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है, राइट, मैं चाहूं तो अपना बॉन्ड रोटेट भी तो कर सकता हूं, और मैं लिखूं आफ्टर बॉन्ड रोटेशन, आफ्टर बॉन्ड रोटेशन, जैसे बॉन्ड रोटेट कर दो तो क्या आपको फील हो पा रहा है, क्या फील हो पा रहा है कि पीएच कार्बन सीएच3 ये लोग तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, जो सीएच3 ऊपर दिख रहा था वो सीएच3 नीचे आ जाएगा, और जो पीएच नीचे दिख रहा था वो सीएच3 कहां चला जाएगा ऊपर, अच्छा जो हाइड्रोजन नीचे दिख रहा था वो हाइड्रोजन कहां गया ऊपर, क्या आपको अभी भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है कि अभी भी बीटा कार सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में जा सकते हैं, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में जा सकते हैं तो क्या फील कर पा रहे हो, पीएच के सामने पीएच और सीएच3 के सामने सीएच3, शायद इस प्रकार की एल्कीन्स को सिस एल्कीन बोला जाता है। क्या मैं बोलता हूं कि जब भी मैं इवन मैकेनिज्म करवाता हूं, व्हेनेवर आई ट्राई टू डू इवन मैकेनिज्म, जब भी इवन मैकेनिज्म प्रोसीड होती है सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं, क्या बात है, क्योंकि जो भी कार्बन है उसमें दो जगह खाली, तो ऊपर वाली जगह से प्रोटॉन ले सकता है, नीचे वाली जगह से प्रोटॉन ले सकता है, मतलब सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, तो जब दोनों मिल सकते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ट्रांस वाला ही ऑलवेज मेजर होगा। फटाफट से क्या बात है, जब भी मैं इवन मैकेनिज्म की बात करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं इवन मैकेनिज्म विल ऑलवेज गिव सिस एंड ट्रांस, इसके पास हमेशा दोनों पॉसिबिलिटीज हो, अगर दोनों पॉसिबिलिटी होंगी तो भैया जो भी मेजर बन सकता है जो ज्यादा स्टेबल हो, क्या बस पसंद आ रही है, फटाफट से क्या बात है प्लीज, ये बात अगर आपको क्लियर है तो फिर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, E2 रिएक्शन, ये बात क्लियर हो, मैं देखो इसको ध्यान से, लेकिन ऊपर निकलना कार्बन है बनना, कार्बन में कैसे मेरे पास एल्कीन्स बन रही है, इसको देखो ध्यान से, जल्दबाजी कहीं नहीं दिखानी, क्लियर है बात, चलिए तो मैं बोल सकता हूं इन इवन मैकेनिज्म there is possibility for both cis and trans product, that's why trans will be major, जब दोनों बन सकते हैं तो भैया जो स्टेबल वाला है उसको बनाइए मेजर, करेक्ट। अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री इन E2 मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री इन E2 हमें बहुत अच्छे से पता है कि E1 और E2 सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो डिपेंड करता है आने वाले बेस पर। हर्षित कह रहा है व्हाई ट्रांस इज मोर स्टेबल, बिकॉज़ हर्षित ट्रांस के अंदर रिपल्शन सबसे कम होती है, अगर मैं आपके सामने एक ये मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं और आपके सामने एक ये मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं, ये मोर स्टेबल होगा, बिकॉज़ इस केस में बल्कि ग्रुप के सामने बल्कि ग्रुप में रिपल्शन ज्यादा होगी, और रिपल्शन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी और रिएक्शन कम होगी, दैट्स व्हाई ट्रांस विल बी मोर स्टेबल। बाकी तुम ग्रेजुएशन के बच्चों को तुमसे इस प्रकार के सवालों की उम्मीद नहीं कर सकता बेटा। अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री E2 मैकेनिज्म की बात, तो सेम भाई एग्जांपल लेता हूं, बिकॉज़ मुझे पता है सबस्ट्रेट पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड किस चीज पे करता है, डिपेंड करता है बाहर से आने वाले बेस पे पीएच हाइड्रोजन। जरा मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से कि E2 मैकेनिज्म में कौन कौन से ऑर्बिटल से इन्वॉल्व होते हैं, इवन में तो बता दिया था आपने तो कहा मैं नहीं बताया, इस सिग्मा सीएच से पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, E2 मैकेनिज्म में कौन कौन से ऑर्बिटल से इन्वॉल्व होते हैं, E2 मैकेनिज्म ये जरा बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करते हैं एल्कीन बनाने में, क्या आपको लग रहा है, सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड सिग्मा स्टार ऑफ कार्बन एक्स, क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मुझे E2 मैकेनिज्म करवानी है तो E2 मैकेनिज्म में कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, और E2 मैकेनिज्म सिग्मा सीएच से सिग्मा स्टार सीएच, अच्छा क्या आपको पता है ये सिग्मा सीएक्स का बॉन्ड है, इसकी एंटी बॉन्ड तो नीचे अप्लाई करेगी, क्या आपको लग रहा है इस केस में एल्कीन बन जाएगी सर, बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि देखो ना ये रहे सिग्मा सीएच के इलेक्ट्रॉन, इसको सीधा ऐसे डोनेट करवा दूंगा तो डेफिनेटली यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बात मानते हैं, फटाफट बताइए क्या बात समझ आ रही है आपको। लेकिन अगर मैं इसी केस में सेम इसी केस में, क्योंकि भैया यहाँ पे कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है, अगर मैंने बॉन्ड रोटेट कर दिया, आपके सामने रीडिंग के लिए रखूंगा इस चीज को, जिसको एक बार ध्यान से आप भी खुद से देखें, पर जो मैं समझा रहा हूं उसको पहले समझिए, अगर मैंने बॉन्ड रोटेट कर दिया जैसे कि हम इवन मैकेनिज्म में करते थे, पीएच ऊपर गया सीएच3 नीचे आया, तो हाइड्रोजन नीचे, वो हाइड्रोजन कहां चला गया ऊपर, जरा मुझे बताना अगर मैं E2 मैकेनिज्म करवाना चाहता हूं, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में तो E2 मैकेनिज्म हो गया, क्या नीचे वाले स्ट्रक्चर से E2 मैकेनिज्म हो सकता है, जरा कमेंट करके बता। जो नीचे मैंने आपके सामने नया स्ट्रक्चर बनाया, बॉन्ड रोटेट करके सेम वही मॉलिक्यूल बॉन्ड रोटेट करके बना दिया, और क्या नीचे वाला स्ट्रक्चर E2 करवा सकता, कभी नहीं करवा सकता, कभी नहीं करवा सकता, बिकॉज़ हाइड्रोजन जो निकालना है ऊपर है और एंटी बॉन्ड नीचे, इस प्रकार से कभी भी नहीं निकाला जा सकता, क्या मैं बोल सकता हूं इवन मैकेनिज्म के अंदर तो देखो, इवन मैकेनिज्म में क्या, इवन मैकेनिज्म में दो खाली जगह थी, एक खाली जगह ऊपर और एक खाली जगह नीचे, और अगर इवन मैकेनिज्म में दो खाली जगह थी तो दोनों खाली जगहों में प्रोटॉन डाले जा सकते, और अगर प्रोटॉन दोनों खाली जगहों में डाले जा सकते थे तो एक से सिस बन रहा था और दूसरे से ट्रांस, लेकिन जब मैंने उसी सवाल को E2 में कन्वर्ट किया, E2 के अंदर तो खाली जगह एक ही है, और खाली जगह एक है मतलब कोई एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर मैं एल्कीन बना सकता हूं, और वो पॉसिबल स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल हो सकता है जब लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों,
इसीलिए E2 मैकेनिज्म को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, क्या है उसको बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। क्या नाम है? एंटी एलिमिनेशन। क्योंकि सर यहाँ पर तो अपोजिट साइड का प्रोटॉन ही निकाल पाएगा, वरना बाकी तो बस की बात ही नहीं है। उसी प्रोटॉन को सेम साइड पे कर दो ना तो नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट आ रहे देखो, ये आपको ट्रांस एल्कीन देखने को मिलता है। मेजर प्रोडक्ट क्या है? ट्रांस एल्कीन। पर जरा समझना, कभी भी अपने दिमाग में ये घर मत कर लेना, कभी भी अपने दिमाग में बेटा दुशीला ऐसा नहीं होगा, बॉन्ड रोटेट करो तो वापस ही बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन सकता है। ध्यान रखना, कभी भी अपने दिमाग में मत चलना ट्रांस ही बनेगा। आओ बाबू आओ, आपको एक और सवाल दिखाता हूं। जब हम कर ही रहे स्टीरियो, इसकी ऐसे कर ही रहे तो अच्छे से करते। आपके सामने मैं एक मॉलिक्यूल दे देता हूं, ये रहा CH3, यहाँ है Br, यहाँ है हाइड्रोजन, ये रहा CH3 और ये रहा PH। इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं ETO माइनस ETOH के साथ। फटाफट से मुझे इसका प्रोडक्ट बना के बता दीजिए, खुद से बनाइए, कोशिश करिए। नहीं बन सकता तो ठीक है, वरना बॉन्ड रोटेट करवाइए, मुझे इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। क्या आपको लग रहा है कि जैसा स्ट्रक्चर मैंने जिस पहले देखो सबसेट तो बताता नहीं, ये बन जाएगा E2, जब उसके बाद की बात इसको देखना पड़ेगा। इसको देखते ही मुझे आइडिया लगेगा ये E2 मैकेनिज्म। और अगर ये E2 मैकेनिज्म है तो सर ये रहा लीविंग ग्रुप ऊपर, सर इसकी एंटी बॉन्डिंग में डालना पड़ेगा, और एंटी बॉन्डिंग नीचे है, प्रोटॉन ऊपर बना रखे तो हो गई। ऐसे स्टीरियो केमिस्ट्री करके रखोगे तो सवाल ही नहीं पॉसिबल है। इसमें तो कोई नो ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर में रिएक्शन करवाने के लिए मुझे क्या लगता है, बॉन्ड को रोटेट करवाना पड़ेगा। और जैसे ही बॉन्ड रोटेट होगा, आई होप गेट टू अंडरस्टैंड दिस, क्या जो H ऊपर है वो H कहां आ जाएगा? नीचे। और ध्यान से जो CH3 ऊपर दिख रहा है वो CH3 कहां आ गया? नीचे की तरफ। जो PH नीचे दिख रहा है वो PH कहां चला गया? ऊपर की तरफ। क्या है? अब रिएक्शन होगी, Br ऊपर है, एंटी बॉन्डिंग नीचे है, इसके इलेक्ट्रॉन सीधा यहां लीविंग ग्रुप पर एल्कीन बने। और एल्कीन कैसी बन रही है? क्या पता है, यहां पर ट्रांस तो बन ही नहीं रहा, यहां सिर्फ सिस एल्कीन बन रहा है। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चे मूर्ख भी हो सकते हैं। तो फिर मन में सोचेंगे अच्छा E1 E2 में देखो E1 मैकेनिज्म था, E1 डाल दो, E1 कार्बन बन रहा है, कार्बन है सर, यहां से ट्रांस दोनों बन गए, ट्रांसमिट गुड। E2 मैकेनिज्म सर, ट्रांसमिट थप्पड़ मारूंगा ट्रांसमिट। E2 मैकेनिज्म के अंदर चेक करना पड़ेगा, कुछ केस में ट्रांस भी मिल सकते हैं, और अगर कुछ ऐसे एग्जांपल मिल जाए जहां पे ट्रांस वाले रोटेशन में कुछ हो ही नहीं पाए, इस वाले केस में कोई प्रोडक्ट नहीं, हमें बॉन्ड को रोटेट करवाना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट बन सकता है। और सिर्फ सिस भी मिल सकता है, मतलब ये सब किस पे डिपेंड कर रहा होगा? सिस मिलेगा ट्रांस E2 के अंदर, वो सब डिपेंड कर रहा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। स्टीरियो केमिस्ट्री सिस वाली है तो सिस मिल सकता है, स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस वाली है तो ट्रांस मिल सकता है। फटाफट से पहले कमेंट करो इसको यहां तक की बात समझना। E2 can give cis also as major group। बताइए इसको यहां तक की बात समझना, इसको समझने के पहले कमेंट सारे बच्चे E1 E2 पहचान लोगे। E1 को पहचानने के लिए इसके पास जाना पड़ेगा, ये बताएगा E1 है E2। ये है सवाल, क्या बात है बच्चों, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे निकले, मुझे तुम गंदे बच्चे। आओ तो मैं कुछ और सैर भी करवाता हूं, कुछ और सैर भी करवाता हूं। सैर क्या है? सैर है सर, आपने मुझे मॉलिक्यूल दिया, एक ये मॉलिक्यूल भी दिया मैंने आपको Br। ध्यान से देखना इस मॉलिक्यूल को बेटा, पहले कमेंट करता हूं E1 मैकेनिज्म या E2, कमेंट करता हूं मैकेनिज्म E1 या E2। आपके कमेंट से मुझे पता चल गया, यहां नहीं देख रहा, यहां देख रहा मैकेनिज्म E2 है। अच्छा लिविंग ग्रुप ऊपर है, अगर E2 मैकेनिज्म तो एंटी बॉन्डिंग खेलना पड़ेगा। लिविंग ग्रुप ऊपर है तो एंटी बॉन्डिंग कहां है दोस्तों? नीचे। और अगर एंटी बॉन्डिंग नीचे है, यहां पे CH3 की जगह पे PH है, एंटी बॉन्डिंग नीचे है तो क्या नीचे अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के नीचे की तरफ हाइड्रोजन बिल्कुल ऐसा देखो नहीं। इसका मतलब मैं इस स्टीरियो केमिस्ट्री में चाहूं, क्या आपको क्लियर है? प्रोडक्ट कैसे बने? और प्रोडक्ट देखो ना, PH कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन PH नीचे, क्या आपको फील हो पा रहा है? ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। एल्कीन मिल रही है, बट एल्कीन कैसी मिल रही है? ट्रांस। अच्छा पॉसिबिलिटी एक और है, पॉसिबिलिटी एक और है, क्या पॉसिबिलिटी? इस तरह अगर यहां पे कार्बन कार्बन के मैं सिग्मा बॉन्ड को देखूं, कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को देखूं, तो सिग्मा बॉन्ड भी रोटेट हो सकता है। और अगर सिग्मा बॉन्ड भी रोटेट हो सकता है तो ऊपर Br, जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आ जाएगा ऊपर। अच्छा रोटेट करो, जो PH नीचे की तरफ दिख रहा है तो PH कहां आ गया? ऊपर की तरफ। बात मैं तीनों को एक साथ दिखा दूं, अभी कंफ्यूज मत हो। तो किया है मेरा, उसको समझ लीजिए क्या करा। पिछले वाला जो वाला केस दिया था इसमें तो पहले वाला स्ट्रक्चर था उससे भी एलिमिनेशन हो रहा, E2 हो रहा था, प्रोडक्ट ट्रांस मिल रहा। पहला तो इस बात जो मैंने बॉन्ड रोटेट करवाने के बाद मॉलिक्यूल देखा, इस मॉलिक्यूल से भी रिएक्शन हो सकती है, इस मॉलिक्यूल में भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये रहा लिविंग ग्रुप ऊपर, एंटी बॉन्डिंग नीचे, ये रहा यहां से बन सकता है PH कार्बन कार्बन PH। क्या आपको क्लियर हो रहा है? ये एल्कीन जो मिल रही है वो कैसे मिल रही है? सिस मिल रही है। तो ये भी E2 के मैकेनिज्म का ही एग्जांपल है। इससे पहले वाले जो E2 मैकेनिज्म देखा तो उसमें या तो सिस मिल रहा था या ट्रांस मिल रहा था, इसमें सिस और ट्रांस दोनों मिल रहा है। कोई मुझे समझा सकता है इस वाले E2 में और इससे पिछला E2 का दोनों में फर्क क्या है? जरा मुझे बता दो। और इससे डिफरेंट ये वाला E2 और इससे पिछला भी E2 का है नहीं, ये वाला E2। यहां पे एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन इस वाले केस में दो प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐसा क्यों?
बात समझ आ रही है? यस। अगर मैं इसको इवन में भी सेम ऐसा ही था, इवन में भी दोनों मिल सकते थे, ई2 में भी दोनों मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इवन वाले केस में दो खाली जगह थी, एक ही कार्बन पे दो खाली जगह थी, ऊपर वाली जगह से गया दूसरा प्रोडक्ट, नीचे वाली जगह से गया दूसरा प्रोडक्ट। सेम ई2 का जो मैंने एग्जांपल लिया, यहां पर खाली जगह तो एक ही है, लेकिन प्रोटॉन तो दो हैं, ऊपर वाले प्रोटॉन से अलग प्रोडक्ट, नीचे वाले प्रोटॉन से अलग प्रोडक्ट। इसका मतलब समझ में आया? सर अगर मेरे पास एक खाली जगह, एक ही प्रोटॉन, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लाइन को दोबारा देखो, पीछे एग्जांपल देखो, लाइन समझो। एक खाली जगह और एक ही प्रोटॉन, एक ही प्रोडक्ट, या तो सिस या तो ट्रांस। जैसे सारे केस में सिस मिल गया, एक खाली जगह, एक ही प्रोटॉन, एक ही प्रोडक्ट। क्लियर है? बट अगर खाली जगह दो है तो दो प्रोडक्ट, या फिर बीटा कार्बन पे प्रोटॉन अगर दो है तो भी दो प्रोडक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? फटाफट से कर दो। क्या जो मैंने बातें अभी समझाई आपको, क्या बातें आपकी समझ में आ गई? क्या बातें आपको करनी पड़ेगी? क्या बात क्लियर है कि यहां पर प्रोटॉन दो है, इवन मैकेनिज्म में खाली जगह दो थे। कमेंट करो फटाफट से, क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर है? तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव एजेड और सिस ट्रांस आइसोमर? कौन सा एजेड या सिस ट्रांस आइसोमर दे सकता है जब रिएक्शन करवाई जा रही है? पहला ऑप्शन ए, ध्यान से देखना इस सवाल को, above the plane beer, above the plane methyl, below the plane hydro, alcoholic KOH. B, pH, below the plane beer, alcoholic KOH. कहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों बन सकते? ऑप्शन सी, H3PO4, ऑप्शन डी, एमएसक्यू सवाल है, मोर देन वन ऑप्शन ले लिया। फटाफट से एकदम ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करनी कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन दिया। कहाँ पर सिस ट्रांस या फिर इजेड वाला इसमें वाली एल्केन्स मिल सकता है?
हो गया? हुआ बेटा? लेट्स ट्राई। पहले तो पहचान कर लेते। जब ना इसमें सिस और ट्रांस नहीं बन सकता, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन देखो एल्कोहलिक की वजह से क्या पहचान हुआ? E2। E2 में तो खाली जगह तो एक ही होती है, एंटी बॉन्ड। अब दी लिविंग ग्रुप पे बिलो दी प्रोटॉन, एक खाली जगह एक ही प्रोटॉन, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, या तो सिस या तो ट्रांस, दोनों नहीं बन सकते। अच्छा इस केस में दोनों बने, इस केस में दोनों बने, इस केस में बेटा ध्यान से देखो, यहाँ मैंने तुम्हारे साथ खेल कर एल्कोहलिक की वजह से E2 है बेटा, Br ऊपर है, प्रोटॉन नीचे, एक खाली जगह प्रोटॉन भी है, तो यहाँ से तो मुझे एक ही एल्कीन मिलेगी। बेटा समझिए ना, लिविंग ग्रुप ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन भी तो बीटा होगा बेटा, और इस वाले बीटा वाले कार्बन पे दो प्रोटॉन अवेलेबल हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ से भी प्रोडक्ट मिल सकता है, एक प्रोडक्ट सिस और एक प्रोडक्ट ट्रांस। उसमें दिया था मेजर प्रोडक्ट बताओ, उसमें कहाँ सिस ट्रांस बन सकता है, या सिस ट्रांस यहाँ बन सकता है। इस वाले तरफ से बनाओगे तो एक एल्कीन सिस बनेगी और एक एल्कीन ट्रांस बनेगी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बेटा? हाँ मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट यहीं से बनेगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है। अच्छा कुछ बच्चों ने यहाँ देखा और बोला यहाँ बन जाएगा, अरे कैसे बन जाएगा? H2 में से कोई तो E1 है, E1 में यहाँ पे कार्बन बनेगा और एक एल्कीन बनेगा, मुझे बता रहा है ये एल्कीन सिस ट्रांस शो कर सकती है, कभी जिंदगी में नहीं कर सकती। एल्कीन ये बनेगा और एल्कीन सिस ट्रांस कब शो करती है? जब टर्मिनल एंड पर दो अलग अलग एटम उसी में एटम में सिस ट्रांस कहां से बनेगी, तो ना सिस ट्रांस यहाँ बनेगा ना सिस ट्रांस यहाँ बनेगा, बिकॉज़ ये E2 मैकेनिज्म है। यहाँ का एल्कीन भी आपको यही देखने को मिलेगा, इसे स्टाइरीन बोलते हैं, और इसमें यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम ही है। ये कौन सा सिस ट्रांस दे रहा होगा? आपको समझना है कि सिस ट्रांस की बारी है तो B, C और D ये तीन ही ऐसे हैं जो सिस ट्रांस शो कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी का यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नवीन को गलती समझ आ गई? अभी ना वर्मा गलती समझ आ गई बेटा? एल्कीन को सिस ट्रांस या एजेड बनाने के लिए उस एल्कीन का आइसोमर भी तो बनना चाहिए ना यार। ये बताओ इस वाली एल्कीन का कौन सा सिस ट्रांस होता है बेटा? जरा मुझे बताना, ये एल्कीन सिस बना रखी है, ट्रांस बना रखी है, तुम्हें बता दो। मुझे लगता है बता ही सकते हैं एल्कीन सिस है ट्रांस, बिकॉज़ सिस और ट्रांस किसके ऊपर डिपेंड करता है? टर्मिनल एंड्स के ऊपर लगे हुए लोगों पर। बेटा Br को अबव द पेन क्यों भेजना है? ऑप्शन बी में Br अबव द पेन क्यों भेजना? Br बिलो है अल्फा, यहाँ पे प्रोटॉन अबव भी है, प्रोटॉन बिलो भी है, बीटा कार्बन में दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन निकालोगे तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोटॉन निकालोगे तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। हाँ स्टीरियो बनाने के लिए बॉन्ड रोटेट कर सकते हो, चाहे दोनों हाइड्रोजन को रोटेट करो चाहे Br को रोटेट करो, आई डोंट केयर। क्या ये मामला क्लियर हुआ? पहले फटाफट से कर लो, क्या मामला क्लियर हुआ? क्या सवाल क्लियर हुआ? क्या आपको पता है कि स्टीरियो वाले सर आपको सिखा चुके हैं कि सर किसी भी एल्कीन पे सिस और ट्रांस का बनाया जा सकता है? किसी भी एल्कीन पे सिस और ट्रांस कैसे बनाते हैं? व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D, तभी सिस और ट्रांस पॉसिबल। ये बात जानते हो? ये बात जानते हो ना? सिस ट्रांस के इजेड तभी पॉसिबल होता है जब कोई चीज को फॉलो करे। ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो नीचे वाले एग्जांपल्स बना रखे थे उनमें तो सेम आ रहा था। इस एल्कीन में तो कोई दोनों हाइड्रोजन है, इस एल्कीन में तो दोनों हाइड्रोजन, तो सिस ट्रांस कहां से बना दूंगा मैं यहाँ? चलिए अगर आपको इतनी सी बात समझ आ चुकी है तो अब इस सवाल के अंदर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है, बाकी सब कुछ हम निपटा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है। क्या समझ में आ चुका हमारे को? हमें समझ में आ चुका है कि देखो अगर कहीं E1 है तो हमेशा ट्रांस जो है वो मेजर बनेगा, राइट? अच्छा अगर E2 है तो E2 में केसेस बनते हैं, E2 में केसेस बनते हैं। अगर बीटा कार्बन पे दो प्रोटॉन है तो सिस और ट्रांस दोनों बन सकता है, इसमें ट्रांस मेजर होगा, क्लियर है? लेकिन अगर बीटा कार्बन पे एक ही प्रोटॉन है तो या तो सिस बनेगा, आइदर सिस और ट्रांस। और E1 और E2 पहचान कैसे करोगे? E1 और E2 की पहचान होगी कैसे बेटा? E1 और E2 की पहचान करने के लिए E1 मैकेनिज्म कहां पर होगा? जहां वीक बेस मेंशन कर रखे हो, और E2 मैकेनिज्म कहां होगा? जहां पे स्ट्रांग बेस मेंशन कर रखे हो। आई होप आपको ये वाला मैकेनिज्म का चार्ट अच्छे से क्लियर हो चुका, राइट बेटा? चलिए यहाँ तक का मामला क्लियर हो चुका है, सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट सेट ऑफ एग्जांपल्स, विद डिफरेंट प्यारे प्यारे सेट ऑफ एग्जांपल्स। आपके सामने पहला मॉलिक्यूल, अब मुझे आपसे इसके प्रोडक्ट जानने हैं, अब मुझे आप लोगों से इनके प्रोडक्ट जानने हैं। लग जाओ फटाफट से, कॉपी पेन हथियार कर लो तेज, मुझे अब आप लोगों से इनके प्रोडक्ट जानने हैं। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? जल्दी जल्दी लग जाओ भाई, जल्दी जल्दी लग जाओ, 5 सेकंड 30 के मेजर प्रोडक्ट बनाइए। आपने चीजों को कैसे डील करना उसको समझा दे तरीके से। बन गया सब तक? एल्कोहलिक केवल E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म अबव द पेन Br है, यहाँ पे प्रोटॉन अबव भी है बिलो भी, दोनों प्रोटॉन है, मतलब सिस और ट्रांस दोनों बन सकता है। प्रोडक्ट ये भी है, प्रोडक्ट ये भी है, एंड अनडाउटली मेजर कौन सा होगा? ट्रांस। ये इस वाले केस में बात करूं तो देखो अबव द पेन Br, बगल में प्रोटॉन अबव भी है बिलो भी है, मतलब सेम ट्रांस भी बन सकता है और सिस भी बन सकता है। ट्रांस और सिस दोनों बन सकता है तो मेजर कौन सा होगा?
ट्रांस। लेकिन इस वाले केस में ध्यान से अब दी प्लेन भी आ रहा है और प्रोटॉन बिलो दी प्लेन, मतलब मैं ट्रांस से दोनों को एक बने। तो थर्ड वाले एग्जांपल को ध्यान से समझो, सारी स्टीरियो इसी एग्जांपल में, सारी स्टीरियो इसी एग्जांपल। अच्छा, एल्कोहलिक केव्स देखते समय E2 है, E2 को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम था E2 का, क्या था, एंटी एलिमिनेशन, राइट बेटा जी। और अगर वो एक एंटी एलिमिनेशन का एग्जांपल है, अगर वो एंटी एलिमिनेशन का एग्जांपल है तो देखो ना, अबव द प्लेन पीआर है, बिलो द प्लेन प्रोटॉन है, तो एंटी ऑलरेडी है। और जब ऑलरेडी एंटी है मतलब कोई बॉन्ड रोटेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा सुन, एल्कोहलिक केव्स E2, E2 बोले तो एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन मतलब क्या है, लीविंग ग्रुप और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। क्या अपोजिट है, बिल्कुल है। इसका मतलब कोई बॉन्ड रोटेट कराने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई बॉन्ड रोटेट कराने की जरूरत नहीं है तो जैसा स्केलेटन बना हुआ है, जैसा स्केलेटन बना हुआ है एज इट इज वैसे का वैसा ही स्केलेटन बना लीजिए। देखो क्लियर है, स्केलेटन ट्रांस की फॉर्म में बना हुआ है, पीएच कार्बन कार्बन पीएच, पीएच कार्बन कार्बन पीएच, स्केलेटन कैसा बना हुआ है, ट्रांस। और अगर स्केलेटन ट्रांस बना हुआ है तो ट्रांस बना रहेगा, बीच में चुपचाप से एल्कीन बना दीजिए। अब आपको सर अब प्लेन अरे अब कुछ नहीं रहा, अब सबका सामान कहां चुका, इन द प्लेन टाइप नीचे की तरफ। दोबारा देखो दोबारा देखो दोबारा देखो, ए माय गॉड दोबारा देखो। क्या आपको इतनी सी बात समझ आ रही है, जब भी हमारे सामने कोई एल्कीन बना दे तो एल्कीन पे ग्रुप्स कैसे लगते, दो ग्रुप्स, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एल्कीन पे ग्रुप्स ऐसे लगाए करते। जरा समझिए, अगर मैंने आपके सामने ऐसा कोई एल्कीन बना दिया और मैं कहूं कि एक एटम और लग रहा होगा, तो ऐसे थोड़ी ना जोड़ कर रहेगा। लॉजिकल खाली स्पेस क्या अवेलेबल है, लॉजिकल खाली स्पेस ये वाली अवेलेबल, क्लियर है। तो सेम इसी चीज को ध्यान रखना। दोबारा देखो, अल्कोहलिक केओएच E2, E2 मतलब एंटी एलिमिनेशन, मतलब लिविंग ग्रुप ऊपर प्रोटॉन नीचे, बिल्कुल सही, कोई रोटेशन नहीं करता। स्केलेटन कैसा बना है, देखो पीएच कार्बन कार्बन पीएच, स्केलेटन कैसा बना है, ट्रांस, पीएच कार्बन कार्बन पीएच, बस इसी के ऊपर एल्कीन बना दीजिए। सब कुछ और लोग भी लगे, देखो ना अबव द मिथाइल लगा हुआ है, यहां पे देखो बिलो द हाइड्रोजन लगा हुआ है। अरे कुछ मत देखो, अच्छे ग्रुप्स जोड़, आपको लगा यहां वाले कार्बन का हाइड्रोजन आना चाहिए, कहां आएगा, ऊपर की तरफ इस एल्कीन में खाली होगा ऊपर, यहां पे देखो मिथाइल आना चाहिए, कहां आएगा, नीचे। एंड दिस विल बी योर मेजर। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। अगला सवाल देखो, पीएच above the plane Br, below the plane methyl pH, alcoholic KOH. Fifth, above the plane Br, above the plane methyl, ETO minus ETOH. Sixth, above the plane methyl, below the plane Br, ETO minus ETOH. क्या करेगा बेटा, बन गया सबके रिएक्शन, सबके प्रोडक्ट बन गए। अच्छा इसके देखो, above the plane Br है और above the plane ही प्रोटॉन, अल्कोहलिक KOH तो भैया E2 एलिमिनेशन और E2 के लिए एंटी केस, मतलब बॉन्ड को रोटेट कराना पड़ेगा। अभी आपको स्केलेटन कैसे वाइब दे रहा है, स्केलेटन का मतलब समझ में आ रहा है, above बिलो को छोड़ के बाकी चीजों को चेक करो। अभी आपका स्केलेटन दे रहा है ट्रांस वाली वाइब, और बॉन्ड रोटेट करोगे तो सिस बनाना पड़ेगा, तो बचाओ मिथाइल है, तो दिस विल बी द ओनली मेजर प्रोडक्ट। इस केस में above the plane Br है अल्फा बीटा 1 बीटा 2, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन यहां भी है और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन यहां भी। कौन सा हाइड्रोजन निकाले, ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों निकाल के देखो। अच्छा ऊपर वाला हाइड्रोजन निकालूंगा तो ये बनेगा, कुछ बच्चे गलती करते हैं मैं बताऊं, कुछ बच्चे ना ये बनाते हैं, उनको कई बार समझाऊं, एल्कीन में कार्बन प्लेनर बना देता है, एक ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, दोनों बन सकते हैं। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला मोर स्टेबल एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, सिंपल सी बात है, ये मेजर होगा और ये कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट। अच्छा नीचे वाला सामने देखो, बिलो द प्लेन भी आ रहा है, प्रोटॉन तो अब भी निकालना है, यहां अब प्रोटॉन है ही, मतलब यहां से कहोगे यहां प्रोटॉन कैसे है बिलो। अच्छा कोई बच्चा सोचे बॉन्ड रोटेट कर दो तो थप्पड़ पीटूंगा, रिंग के अंदर बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता, अब तो 7 मेंबर रिंग तक कोई बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। क्या बोलता है, यहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा एंड दैट प्रोडक्ट विल बी दिस, और यही इसका मेजर प्रोडक्ट। सभी बच्चे पहले फटाफट से कमेंट करो, क्या ये तीनों के तीन एग्जांपल क्लियर हुए, क्या ये तीनों के तीन एग्जांपल क्लियर हुए, पहले फटाफट से कमेंट करो, तो जल्दी बताओ क्या तीन एग्जांपल क्लियर हुए।
क्लियर हो बेटे? अच्छा, अगर ये सारा मामला आपको क्लियर है तो मैं आपको कुछ नया तरीके से बोल दूंगा, बस टिप बोल रहे हैं बिल्कुल समझ में आ गया। आपको पता है ये जो एल्कीन मेजर बनी है, जो मोर स्टेबल एल्कीन बनी है, इसको पढ़े लिखे लोग चाहे तो सेट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, और जो लेस स्टेबल एल्कीन है इसको क्या बोलते हैं बेटा? जो लेस स्टेबल एल्कीन है इसको क्या नाम दे सकते हैं? पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग क्या नाम दे सकते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर? जब भी एक से ज्यादा एल्कीन बनती है जो भी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है उसे क्या बोलते हैं? सेट। उससे कम स्टेबल वाली जितनी भी होंगी सबको क्या बोलते हैं? हॉफमैन। इसलिए अपनी कॉपी में कोने में लिख लेना क्या सेट प्रोडक्ट एक ही हो सकता है, हॉफमैन एक से ज्यादा भी पॉसिबल। अरे जरूर थोड़ी ना। अरे यार इधर देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ये सवाल दे दिया, इसकी रिएक्शन करवा दी अल्कोहलिक केएच के साथ। आपको अल्कोहलिक केएच देखते ही हमें आइडिया लगे E2 है, ये लीविंग ग्रुप पे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा 1, ये बीटा 2, ये बीटा 3, तो यहां से तीन तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं लॉजिकली देखा जाए तो। भाई बीटा 1 से भी एक एल्कीन बन सकती है, ये है बीटा 1 की एल्कीन है, बीटा 2 से भी एक एल्कीन बन सकती है, ये है बीटा 2 की एल्कीन, और बीटा 3 से भी एक एल्कीन बन सकती है, ये रही बीटा 3 की एल्कीन। ठीक है, पर डबल बॉन्ड यहां से डबल बॉन्ड यहां से सबसे डबल बॉन्ड यहां से, ये वाला कहां से? बीटा 1 से, ये वाला कहां से? बीटा 2 से, ये वाला कहां से? बीटा 3 से। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो देखो, यहां पीएच लगाओ, यहां पीएच लगाओ, यहां पीएच लगाओ और यहां पीएच, अब चेक कर स्टेबिलिटी किसे चेक करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। आपको लगा मैं यहां बात कर रहा हूं, यहां पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा यहां बात करूं तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा यहां बात करूं तो 2 3 5 3 8 अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो रही है? स्टेबल। और स्टेबल का नाम क्या है? ये एक हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये मोर स्टेबल है, ये एक स्ट्रैटजेट प्रोडक्ट है। उससे कंपेयर में ये लेस स्टेबल है, ये भी एक हॉफमैन प्रोडक्ट है। आई नो तुम्हारे पेट में चुभने काट रहे होंगे, इससे यहां 8 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां 5 अल्फा हाइड्रोजन, आपने इसको मोर स्टेबल क्यों बोल दिया? अरे मूर्खो, यहां बेंजीन भी तो है, पीएच बोला था, और बेंजीन है तो यहां पे रेजोनेंस भी है, वो रेजोनेंस यहां पे अपीयर नहीं हो रहा, यहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन के साथ क्या है? रेजोनेंस है। सो एक ही प्रोडक्ट बनता है सेट, जो बाकी सारे जो बड़े हैं वो क्या बनेंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बात क्लियर? सेट प्रोडक्ट आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अरे रेजोनेंस भी है ना, पहले प्रोडक्ट रेजोनेंस हो, जब रेजोनेंस घुमा फिर हो रही है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। हां अगर रेजोनेंस नहीं होता तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन देखता, उससे फिर हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट ये बनता था। क्लियर बाबू लोगों? बहुत बढ़िया, तुम तो गजब के बच्चे, प्यारे बच्चे हो, राज दुलारे बच्चे हो। यहां तक का बात आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुका, यहां तक की बात आई होप आप सबको क्लियर हो चुकी है। अगर यहां तक का सारा मामला क्लियर हो चुका है तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। अभी तक हम जितने भी एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे इन सभी एग्जांपल में एक प्रोडक्ट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है। जनरली जो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको ही हम लोग सेट प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर सेट के अलावा इसका एक और नाम भी है, क्योंकि ये रशियन नेम है, ठीक है, तो वहां इसको जेट सेफ करके बुलाया जाता है। ये दोनों वर्ड सेम है, कंफ्यूज मत करो, ठीक है। जेट सेफ लिखा जाता है, बोला जाता है सेट जेफ, रशियन नेम में जेट सेफ लिखा जाता है। यूरोप की कंट्रीज में, जर्मन्स में, वहां पे लैंग्वेज का थोड़ा सा अलग मामला है, उनके पास अल्फाबेट तो एबीसीडी वाले है, पर प्रोनाउंसिएशन में जैसे कभी जिंदगी में श्रोडिंगर देखा होगा, श्रोडिंगर के ओ के ऊपर दो बिंदी होती है, क्लियर है? तो जेट सेफ लिखा जाता है, बोला सेट जेफ जाता है, तो लोगों ने अंग्रेजी में सेट जेफ लिखा शुरू कर दिया, दोनों बात सेम है। कभी वो जेट सेफ बोलते ना, कंफ्यूज मत करना क्या बोल दिया, सेट जेफ, जेट से बात है। यहां तक मामला सबको क्लियर हो गया? यहां तक मामला सबको क्लियर हो गया? चलिए, अगर यहां तक सबको मामला क्लियर हो चुका तो हमने क्या डिस्कस करा कि सर अभी तक हम रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्कीन बन रही है, और जब एल्कीन बन रही है तो उसमें एल्कीन हमारे पास मोर स्टेबल बन रही है, लेस स्टेबल भी बन रही है। जनरली मोर स्टेबल वाली को हम सेट जेफ बोलते हैं, तो मोर स्टेबल है वही मेजर। अब तक क्या चला रहा है? जो मोर स्टेबल एल्कीन है उसी को हम बोलते हैं सेट जेफ, और जो सेट जेफ है वही मेजर है। जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो क्या है? वो है हॉफमैन, और जो हॉफमैन है वो माइनर प्रोडक्ट है। अब तक यही हो रहा, अब तक यही हो रहा, क्या देख रहा हूं? अब तक साइंटिस्ट तो ठहरा साइंटिस्ट, उसके चुल तो होती है, उसने कहा कि चलो भैया लॉजिक से समझ में आ रहा है कि जो मोर स्टेबल है वो मेजर है, उसमें कुछ नया तरीका ढूंढो इससे लेस स्टेबल वाला मेजर बनना शुरू। इसका मतलब अब हम उन तरीकों की बात कर रहे हैं जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट, जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, विल बी मेजर प्रोडक्ट। जरा मुझे एक एग्जांपल से समझाइए प्लीज प्लीज प्लीज, यहां ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए। ये बीआर है, यहां पर एक तरफ एच ए है और यहां तरफ एक तरफ एच बी है। आपके हिसाब से एच ए को निकालने पर, क्योंकि लीविंग ग्रुप अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, आपके हिसाब से एच ए को निकालने पर कौन सी एल्कीन बनेगी? हॉफमैन या सेट जेफ? एच बी को निकालने पर कौन सी एल्कीन बनेगी? हॉफमैन या सेट जेफ? फटाफट से कमेंट करो। एच ए अगर निकाला जाए तो जो एल्कीन मिलेगी वो कौन सी एल्कीन होगी, और एच बी अगर निकाला जाए जो एल्कीन मिलेगी वो कौन सी एल्कीन होगी?
डाल रहा था तो बेस हमेशा ये वाला प्रोटॉन निकाल रहा कि भाई मोर प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन से ही सेट जेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। पर क्या आपको लगता है, अगर मैं बेस बहुत भारी भरकम लेकर आता हूं, बहुत बड़ा बल्कि बेस लेकर आता हूं, फॉर एग्जांपल नर्सरी ब्यूटोक्साइड, या फॉर एग्जांपल आपको लिख के देगा KOCET3 ऑक्सीजन में नेगेटिव, कार्बन कार्बन पे इथाइल ग्रुप। अपना इनका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है, साइज बड़ा है, बल्कि बेस है, तो बेचारा ये वाला प्रोटॉन भी तो बल्कि जगह पे है, जैसे कार्बन जुड़ा है यहाँ पे बिल्ड है, ये वाला प्रोटॉन कैसा है, लेस बल्कि प्रोटॉन है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर बेस काफी बल्कि आने शुरू हो जाते हैं, बेस इज बल्कि, बेचारा चाहता तो ये भी है, ये लोग भी चाहते हैं कि प्रोटॉन यहीं से निकाल ले, पर क्या करें, जाने में करने तो चाहता तो मैं भी हूँ भाई, बहुत कुछ चाहता। मेरी शादी में मुराद ठाकुर जी सो रहे, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं, क्या करें, नहीं है पॉसिबल, तो मेरे पास उनकी फिल्म देख रहे हैं, मूवीज आती है अच्छी। उसके बाद जो घर वाले ने, घर वालों के अप्रोच में रही, उससे घर वाला प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। मेरी बात को क्लियर है? सो पहला केस जब आपका हॉफमैन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर सकता है, केस फर्स्ट क्या है, इफ वी टेक बल्कि बेस, इफ वी टेक बल्कि बेस, और बल्कि बेस में कौन-कौन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये वाला एग्जांपल टर्सरी ब्यूटोक्साइड देखने को मिलता है, या एल्कोक्साइड में आर- में काफी बल्कि वाले बना देते हो। अगर ये हुआ, इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में हमेशा लेस बल्कि प्रोटॉन निकाला जाएगा, लेस बल्कि H+ विल बी रिमूव्ड, और अगर लेस बल्कि H+ रिमूव निकालोगे तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट, सर कॉलेज में टीचर ने बोला था सेट प्रोडक्ट इज मोर सब्स्टिट्यूटेबल, नॉट नेसेसरली स्टेबल। नहीं हर्षित बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जरूरी नहीं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला ही स्टेबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमारे पास ये वाला एग्जांपल के तौर पे पहले दिया था, अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो कई बार, ध्यान से, कई बार मुझे ये एल्कीन देखने को मिलेगी या फिर मुझे ये एल्कीन देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा ये वाला स्टेबल एल्कीन, ऊपर बेशक से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे रखा है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, बट यही आपके पास ही सेट होगा, बिकॉज़ यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ रही है। क्लियर है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज सेट प्रोडक्ट, बस आपको ये ध्यान रखना, और स्टेबिलिटी जरूरी नहीं मोर सब्स्टिट्यूट साइड से है, कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है उससे भी स्टेबिलिटी आ सकती है। क्या बात केस फर्स्ट को क्लियर हुआ कि अगर काफी बल्कि बेस ले लो तो बेचारा चाहता भी, जहां से प्रोटॉन निकालना चाह रहा था वो प्रोटॉन वहां से निकाल नहीं पाएगा, और अगर प्रोटॉन निकाल नहीं पाएगा, जरा फटाफट से मुझे इसका उत्तर बता दो, BR KOCET3 what will be the major product, option first, option second, option third, or option fourth, which will be the major product, question from clear. थर्ड कैसे हो सकता है यार, लीविंग ग्रुप ये रहा, अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये है, बीटा ये है, और बीटा ये है, आपको नहीं यहाँ पर एल्कीन तो पॉसिबल नहीं हो सकती, ये तो मैंने टाइप किया था, ये तो मैंने ऐसी चांस बनाने के लिए बना दिया, तो कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट तुम्हारा, यार तुम बहुत गंदे बच्चे हो भाई, सीरियसली यार, थर्ड कैसे बन सकता है, और बहुत बल्कि बेस आ रखा है, तो बेचारा चाहकर भी यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकाल सकता, तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑप्शन 4। क्या बात क्लियर है? एग्जांपल क्लियर हुआ? चलो भाइयों, तुमने तो कुछ ना कुछ खरीदना है, यहाँ पे काट दो, बस तुम उस कार्ड को ज्यादा करना, तो इससे जल्दी भाग जाते हैं यहाँ से, फटाफट से निपटते हैं यहाँ से, ना तो तुम्हारे पसंद आ, क्लियर है? अच्छा, आपके सामने एक सवाल, और सवाल बहुत ध्यान से सोल्व करने वाला, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं अल्कोहलिक केवट के साथ, यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा, उस प्रोडक्ट का आपस में रिश्ता कहना है, एंशियोमर डायस्टीरियमर आइडेंटिकल क्या बन सकते हैं, कौन बड़े बंदे, क्या प्रोडक्ट बनना बेटा इसका, ये जैसे सवाल है, ये वॉकमैन प्रोडक्ट का सवाल नहीं,
समझ में आ रही है कि देखो सर अबव द प्लेन Br है तो बिलो द एल्कोहलिक के वजह कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता A2 है कोई कार्बन है नहीं तो बिलो द प्लेन प्रोटॉन यहां अवेलेबल एंड बिलो द प्लेन प्रोटॉन यहां अवेलेबल। कई बार हमारी आंखों को जो लगता है वैसा होता नहीं, हमारी आंखों को अभी क्या लग रहा है कि दोनों प्रोटॉन एक जैसे, तो निकाल। अगर मैं प्रोटॉन A को बाहर निकालता हूं तो शायद मुझे ये एल्कीन देखने को मिले, और अगर प्रोटॉन B को बाहर निकालता हूं शायद मुझे ये एल्कीन देखने को मिले। एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, ये दोनों प्रोडक्ट हैं ये सेम है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। तो भाई क्यों नशा कर रहे हो? क्या हो रहा है भाई, क्या? अब इन दोनों प्रोडक्ट को ध्यान से देखो बेटा, दे बोथ आर इन एंशोर्स। क्या देख पा रहे हो? यही सीएसआर नेट का सवाल, ये देख एक जैसी नहीं है पर वो है नहीं एक जैसे। देख पा रहे प्लेरोस्मैटिक नहीं है, ये फिगर पर प्लेरोस्मैटिक नहीं है इस मॉलिक्यूल में, और मिरर इमेज यहां पे देखो लेफ्ट साइड में लिखी है राइट साइड में लिखी है कंप्लीटली मिरर इमेज। क्लियर है? तो शिक्षा क्या मिली? जल्दबाजी में करा हुआ काम अक्सर गलत होता है, आता वो ऑर्गेनिक का सवाल गलत करवा दोगे अगर आप ये कांड करके आगे। क्लियर है? तो जब भी यहां पर कहीं नोट बना के लिखना है सवाल क्या आगे, कहीं पर भी तुम्हें दो प्रोटॉन एक जैसे लग रहे हो और आप फिर भी रिएक्शन करोगे, क्या पता रिजल्टेंट कुछ अलग हो। आप उन्हें करेंगे वैसा ही करके, और क्या समझ में आया कि दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर एक्चुअली मिरर इमेज टू ईच अदर। ये तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बीच को छोटा गया। हम लोग जो चीज पढ़ रहे थे वो थे केसेस। केसेस कौन से? हॉफमैन प्रोडक्ट कहां पर मेजर प्रोडक्ट बन सकता है? पहला, अगर मैं बेस बल्कि लिख रहा हूं। दूसरा सवाल आपके हिसाब से HA और HB, तुम्हारा सुना रहा सवाल? अबे भाई इस सवाल मत करो ना, एक बार गलती को जल्दी करने गलती होगी, बस यहां पे लिख लो सवाल क्या आगे कहीं पर भी दो प्रोटॉन दे रखे हो, आपको एक जैसा लग रहा हो बट प्रोडक्ट बना ले चाहे तो बोला तुम्हारे पेट को नहीं पता क्या आइडेंटिकल क्यों नहीं है? बच्चा चाहिए आइडेंटिकल नहीं है क्या बाहर से दिखाऊं? मैं प्लेट मारूंगा अपने पेट में, मैं सही बता रहा हूं। मर जाऊंगा तुम लोग का नाम लिख के मरूंगा जितने बच्चे बैठे हुए हैं बीएससी बैच। समझ में आई क्या है? भाई स्टीरियो पढ़ चुका है तू। अगले सवाल पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हम हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो आपने एक तरीका बताया, देखो ये जो प्रोटॉन है काफी खुले डुले में घूम रहे हैं, ये वाला प्रोटॉन है काफी भीड़ भाड़ में, एक्चुअली मतलब मैं काफी बड़ा बेस लेकर आ रहा हूं, बल्कि बेस लेकर आ रहा हूं, बेचारा यहां पे जा ही पाएगा वो आने के लिए